हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये पेपर है सितंबर 2014 वाला। 2014 में दो पेपर हुए थे, एक फरवरी में और एक सितंबर में। तो फरवरी वाले पेपर को सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और ये सितंबर वाला पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप NCERT पढ़ना चाहते हैं, साइंस NCERT क्लास 6 to 8, तो इसकी क्लास भी शुरू हो गई है। आप लोग उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा इज ऑलवेज। पहला विकल्प है आभासी सीधा रंगीन और छोटा, दूसरा है वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा, और चौथा विकल्प है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। तो यह एक साधारण कैमरा है, इसमें कोई लेंस नहीं होता। प्रकाश को एक बहुत छोटे पिन आकार के छेद से गुजरने के लिए बनाया जाता है, जिसके चारों ओर उचित आवरण करके प्रकाश रोधी बनाया जाता है, और इससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह सदैव वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है, रंगीन और छोटा। तो इसमें चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का उत्तर है, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रियल इन्वर्टेड कलर्ड एंड डेमिनिस्ड, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग, और नीचे लिखा है जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह है। तो इस प्रश्न में पहला जो समूह लिखा हुआ है इसमें पुंकेसर के भाग लिखे हैं परागकोश और तंतु, और इसमें लिखे हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये सही लिखे हुए हैं, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अब इनके कार्य क्या हैं। परागकोश जो होता है ये पराग कणों का निर्माण करता है, और पुंकेसर परागकोश को सहारा देता है। तो ये बात याद रखना है। और अंडाशय में जो है मादा युग्मक या बीजांड होते हैं। तो ये परागकोश का कार्य था, ये बता दिया। अंडाशय का कार्य बता दिया। पादप जो है दो प्रकार से जनन करते हैं, एक लैंगिक विधि होती है और एक अलैंगिक विधि होती है, ये याद रखना है। पुष्प जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, जिसमें या तो केवल स्त्री केसर होता है या केवल पुंकेसर होता है, वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण है मक्का और पपीता। और जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं सरसों और गुलाब। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें इफ यू केयरफुली डिग ए ग्रास प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स एंड लीव्स यू विल फाइंड दैट इट हैज। पहला विकल्प है मूसला जड़ें और समानांतर सिराविन्यास, दूसरा है मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिराविन्यास, तीसरा है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिराविन्यास, और चौथा है रेशेदार जड़ें और समानांतर सिराविन्यास। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, रेशेदार जड़ें और समानांतर सिराविन्यास। जड़ें जो हैं वह दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार जड़ें और मूसला जड़ें। मूसला जड़ जो होती है इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उससे अन्य जड़ें निकलती हैं, और रेशेदार जो जड़ें होती हैं इनमें सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है।
तो घास के पौधे में पाई जाएंगी रेशेदार जड़ें और समानांतर शिराविन्यास। अगला प्रश्न है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है, पहला विकल्प है घड़ियाल, दूसरा विकल्प है ऑक्टोपस, तीसरा है कछुआ और चौथा है स्टारफिश। तो ये जो प्रश्न है पूरा NCERT से उठाया गया है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्लास 7th की साइंस की बुक का 2nd चैप्टर है और उसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा है अद्भुत सत्य, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये स्टारफिश करती है, यही पूछा गया है। प्रश्न बिल्कुल NCERT से उठाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया चौथा विकल्प, यानी स्टारफिश, जिसे हिंदी में तारा मीन कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। इसीलिए तो NCERT पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज। पहला विकल्प है 8:1, दूसरा है 5:1, तीसरा है 1:5 और चौथा है 1:8। तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत और बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, तो इनका जो अनुपात है वह है 5:1। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो छोटी आंत की लंबाई जो है वह होती है 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई जो है वह ज़्यादा होती है और यह अत्यधिक कुंडलित होती है, और बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और लंबाई में जो है वह छोटी होती है। तो ये याद रखना है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला विकल्प है वायु जल प्लास्टिक, दूसरा विकल्प है ऊन लकड़ी आयरन, तीसरा है जल कॉपर लकड़ी और चौथा है वायु एल्युमिनियम ऊन। तो कुचालकों का समूह पूछा गया है पुअर कंडक्टर का। पहला विकल्प सही है, वायु जल प्लास्टिक। कुचालक और सुचालक क्या होते हैं? जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है कुचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र समीर का कारण है। द रीजन ऑफ सी ब्रीज इज। पहला विकल्प है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, दूसरा है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, तीसरा है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, और चौथा है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो समुद्र समीर का कारण है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। पहला विकल्प इसमें सही है। तो समुद्री समीर जो है वह तटीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। दिन के समय जो है वह स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, और भूमि के ऊपर की जो वायु है वह गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। समुद्र से ठंडी वायु भूमि की ओर बढ़ती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पास 3 परखनलियों ए, बी तथा सी में फिनोप्थिलीन विलयन है, यानी तीनों परखनलियों में फिनोप्थिलीन विलयन है। ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परखनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन में रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों के रंग इस प्रकार हैं। तो तीनों में फिनोप्थिलीन विलयन है। ए में डाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन रंग जो है, फिनोप्थिलीन सूचक जो है वह रंगहीन हो जाता है। तो ए में तो रंगहीन होगा। बी में क्या होगा? बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डाला है तो यह क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो बी में गुलाबी रंग प्राप्त होगा। और सी में क्या डाला है? आसुत जल की 2-3 बूंद, तो सी में भी रंगहीन होगा, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अम्ल और क्षार के बारे में भी जान लीजिए। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनके उदाहरण हैं खट्टे फल, सिरका। और क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी साबुन जैसे लगते हैं। ये जो होते हैं क्षारक, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनके उदाहरण हैं नीम है, लौंग है, साबुन है। इन सभी में क्षारक मौजूद होता है। क्षारक या उसी को कहते हैं क्षार। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह परीक्षण करेगा कि? पहला विकल्प है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा है नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा है लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और चौथा है नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्षारीय विलयन है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा और नीला लिटमस पत्र अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है यदि हम 3/4 जल से भरे बीकर में 1 मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम है। तो तली से शीर्ष की ओर का क्रम बताना है, यानी जैसे ये बीकर है तो ये तली है और ये ऊपर शीर्ष की ओर का क्रम बताना है। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा। तली में सबसे पहले होगी बजरी, उसके बाद बालू, फिर मृत्तिका, फिर जल और ह्यूमस। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। पहला विकल्प है दुमिटी और बलुई दोनों, दूसरा है मृण्मय, तीसरा है बलुई और मृण्मय दोनों और चौथा है मृण्मय और दुमिटी दोनों। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मृण्मय और दुमिटी दोनों। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब ये बलुई, दुमिटी और मृण्मय क्या होती है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो उसे कहते हैं बलुई मृदा। जिसमें बड़े कण अधिक हों वह कहलाती है बलुई मृदा। मृण्मय मृदा क्या है? यदि महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो इसे कहते हैं मृण्मय मृदा। और दुमिटी क्या कहलाती है? यदि बड़े और महीन कणों की मात्रा लगभग समान हो तो यह कहलाती है दुमिटी मृदा। तो इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जब कोई कॉपर की प्लेट
लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। पहला विकल्प है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, तीसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण और चौथा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो जब कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है इसकी परत जम जाती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो जब कोई धातु खुली रखी रहती है तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है नमी के साथ अभिक्रिया करती है, इसलिए इसके ऊपर जो है परत जम जाती है। अगला प्रश्न है ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। पहला विकल्प है कैलोरी प्रति ग्राम, दूसरा है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा है जूल और चौथा है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है टैडपोल जिस जल में वृद्धि करते हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। ये प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है, शायद 2012 वाले पेपर में था या 13 वाले पेपर में होगा ये प्रश्न। उसके बाद 14 में भी पूछा गया है। पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आयोडीन और चौथा विकल्प है खनिज। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है आयोडीन। टैडपोल जो होते हैं वह मेढक के अंडे से विकसित होकर टैडपोल बनते हैं और टैडपोल विकसित होकर मेढक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। पहला विकल्प है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा है डीजल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस और चौथा है पेट्रोल। मान अधिक होता है एलपीजी का, द्रवित पेट्रोलियम गैस का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। पहला विकल्प है 0.1%, दूसरा है 1%, तीसरा है 21% और चौथा है 78%। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है 1%। 21% पाई जाती है ऑक्सीजन और 78% पाई जाती है नाइट्रोजन और अन्य जो गैसें होती हैं उनका प्रतिशत है 1%। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। पहला विकल्प है एड्रिनल, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है पीयूष और चौथा है थायराइड। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है अग्न्याशय, पैंक्रियाज। अगला प्रश्न है उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। पहला विकल्प है स्थिर वैद्युत बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जो है संपर्क बल का उदाहरण है, बाकी ये तीनों असंपर्क बल के उदाहरण हैं, इसलिए ये जो है भिन्न है। दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। पहला विकल्प है एड्रिनल, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है पीयूष और चौथा है थायराइड। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है थायराइड ग्रंथि। तो गॉइटर किसे कहते हैं, यानी घेंगा जिसे कहते हैं वही उसी का नाम होता है गॉइटर, और ये आयोडीन की कमी से होता है, ये भी याद रखनी है। और कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, तो वह है थायराइड। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो साइंस के जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया है। NCERT के जो प्रश्न हैं उनको बाद में सॉल्व करेंगे। 2014 का सितंबर वाला ये पेपर है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।